बीएससी 6 सेमेस्टर जोलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट 5 गैमेट्स फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट्स के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, जरा क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, महिलाओं में अंड जनन की प्रक्रिया यौवन तक किस अर्धसूत्री अवस्था में रुक जाती है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही दमदार, शानदार क्वेश्चन है। महिलाओं में अंड जनन की प्रक्रिया यौवन तक किस अर्धसूत्री अवस्था में रुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पर्मेटोगोनिया है, सबने पढ़ रखा है, सबका याद भी है पक्का। स्पर्मेटोगोनिया है, बी पे आप टिक लगाएं, अपरिपक्व शुक्राणु कोशिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आप बताओगे क्योंकि वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 10th क्लास में 12th क्लास में पढ़ के आ रखे हो आप। कौन सा हार्मोन शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है। शुक्राणु जनन को, अंड जनन को नहीं, शुक्राणु जनन को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, वह है टेस्टोस्टेरोन। बी पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्राथमिक अंडाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को पूरा करके निम्न बनाती है, यानी कि डी पे आप टिक लगाएं, एक द्वितीयक अंडाणु कोशिका और एक ध्रुवीय पिंड। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं सर, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ सिंपल से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है 2023, 24, 25 वाले। चलिए 2023, 24 वाले हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अंड जनन शुरू होता है, अंड जनन कब शुरू होता है। देखो भ्रूणीय अवस्था में, कहने का मतलब ये है, बस यही है। सी पे आप टिक लगा दें, जन्म से पहले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शुक्राणु जनन में कौन सी कोशिका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से गुजरती है, यानी कि फर्स्ट म्यूसिस कब होता है। बी पे आप टिक लगा दें, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के दौरान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ध्रुवीय पिंड निम्न के दौरान बनते हैं। हमेशा अंड जनन के दौरान ध्रुवीय पिंड बनते हैं। सी पे आप टिक लगा दो। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं, सिंपल से नहीं, सब आए हुए क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन वृषण में शुक्राणु जनन का समर्थन करता है। वाह बे, कोई सरकार है ये जो समर्थन करोगे। निम्न में से कौन वृषण में शुक्राणु जनन का समर्थन करता है, और वह है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाओं का भी अपना एक काम होता है, रुतबा होती है, पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 9 जरा एक बार ठीक से पढ़ो और आंसर खुद बताना है आपको कि सर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये होगा। अंड जनन में अर्धसूत्री विभाजन का कौन सा चरण सबसे लंबा होता है। अंड जनन में अर्धसूत्री विभाजन का कौन सा चरण सबसे लंबा होता है। प्रोफेज फर्स्ट इज अ राइट ऑप्शन। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने आज। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ो ठीक से। पॉलीस्पर्मी को निम्न द्वारा रोका जाता है। पॉलीस्पर्मी को निम्न द्वारा रोका जाता है, और वो रोका जाता है कोर्टिकल प्रतिक्रिया द्वारा। बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि राइट है तो वो राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, स्तनधारियों में निषेचन आमतौर पर होता है। कहाँ पर होता है स्तनधारियों में आमतौर पर निषेचन। स्तनधारी मतलब समझ गए, मतलब समझ गए तो समझ गए, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में, उधर से अंडाणु आता है, इधर से शुक्राणु पहुंचता है और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़ लेते हैं। शुक्राणु और अंडे के नाभिक के संलयन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि सिनगेमी। ए पे आप टिक लगा दो, सिनगेमी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 देखो, स्तनधारियों में क्लीवेज होती है। स्तनधारियों में क्लीवेज होलोब्लास्टिक होती है। बी पे आप टिक लगाओ, होलोब्लास्टिक। ठीक है, कुल 60 क्वेश्चन लिए हैं और बड़े छोटे छोटे बड़े सिंपल क्वेश्चन लिए हैं आज मैंने। ओए तुम भी कहोगे कि यार सर कैसे कैसे क्वेश्चन ले लिया आज। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा, कौन सी क्लीवेज अधूरी है। मेटा यानी कि मेरोब्लास्टिक क्लीवेज जो होती है ना, वो अधूरी होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले, ये 100% एग्जाम में पक्का आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, गैस्ट्रुलेशन के परिणाम स्वरूप निम्न का निर्माण होता है।
गैस्ट्रुलेशन जब भी होगा तो जर्म कोशिकाओं का निर्माण होगा। किसका होगा? जर्म कोशिकाओं मतलब जर्म लेयर का निर्माण होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिकाओं की अंदर की ओर गति की प्रक्रिया को कहा जाता है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिकाओं की अंदर की ओर गति की प्रक्रिया को कहा जाता है इनवेजिनेशन। इज द राइट ऑप्शन, इनवेजिनेशन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेंढकों में ब्लास्टोपोर निम्न पर बनता है। मेंढकों में ब्लास्टोपोर निम्न पर बनता है, एनिमल पोल पर, वनस्पति पोल पर, पृष्ठीय पक्ष पर या उदर पक्ष पर। तो डोर्सल साइड इज ए राइट ऑप्शन, सी पर बनता है। ठीक है, मेंढक वही टर्टर वाले मेंढक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मेसोडर्म निम्न द्वारा उत्पन्न होता है। मेसोडर्म निम्न द्वारा उत्पन्न होता है। मेसोडर्म निम्न द्वारा उत्पन्न होता है, एपिवोली, इनवोल्यूशन या डेलामिनेशन, इनवेजिनेशन। यार मेसोडर्म निम्न द्वारा उत्पन्न होता है, बी पे आप टिक लगा दें, इनवोल्यूशन। ठीक है, इनवोल्यूशन राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्तनधारियों द्वारा उत्पादित शुक्राणु लाइसिन को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्राइनोगेमोन, एंड्रोगेमोन और हाई ल्यूरोनिक एसिड या हाई ल्यूरोनिडेस। राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ, हाई ल्यूरोनिडेस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो एक बार। निषेचन के बिना अंडे के विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है। यार ऐसा होता है, निषेचन के बिना अंडे के विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस इज द राइट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21। शुक्राणु द्वारा अंडे के प्रवेश में मदद करता है। शुक्राणु द्वारा, शुक्राणु धूम अंडाणु पे अटैक करेगा, प्रवेश में मदद कौन करता है? वो करता है, सी पे टिक लगाओ, शुक्राणु लाइसिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। स्तनधारियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब में होती है, ये सबको पता है, बी पे आप टिक लगा दो, फेलोपियन ट्यूब इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 देखो, बाह्य निषेचन निम्न में से किस में होता है? जितने भी उभयचर होते हैं ना, सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बी पे आप टिक लगा दो, उभयचर राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 देखो, विदलन के द्वारा यानी कि क्लीवेज के द्वारा कोशिकाओं की बनी ठोस गेंद को कहा जाता है मोरूला। कहीं पर है इसमें मोरूला? हाँ, डी पे टिक लगा दो, मोरूला इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं आज। शुक्राणुओं का निर्माण और उनका शुक्राणुओं में विभेदन कहलाता है ओजेनेलिस अय है, माइटोसिस अय है, स्पर्मेटोजेनेसिस अय है। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे दोस्तों, बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा दमदार क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो और राइट ऑप्शन अपने माइंड में लेकर आओ कि सर राइट ऑप्शन इसका ये वाला होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े इंटेलिजेंट हैं। अंडे की बाहरी सतह को पचाने में मदद करने वाली झिल्ली कहलाती है। जो शुक्राणु होते हैं ना, उनका जो शीर्ष भाग होता है वहाँ पर एक्रोसोम होता है। ठीक है, ए सी पे बी पे आप टिक लगा दो, एक्रोसोम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इनमें से कौन सा शुक्राणु जनन के दौरान होता है? दोनों होते हैं, माइटोसिस भी होता है और म्यूसिस भी होता है। फर्स्ट म्यूसिस एंड सेकंड म्यूसिस दोनों होते हैं, इसमें सी पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 एक बार पढ़ो। शुक्राणु जनन में शामिल परिपक्वता के चरण हैं। ए पे टिक लगा दो, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 है। शुक्राणु जनन में एक शुक्राणु कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट द्वारा उत्पन्न शुक्राणुओं की संख्या होती है, 4 होती है। ठीक है, ए बी सी पे टिक लगा दो, 4। ठीक है, कितने हो गए? 29। चलिए 30 क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ, थ्योरी बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वो भी 60+ बस। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा जर्म कोशिकाएं युग्मक उत्पन्न करती हैं? कि वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा जर्म कोशिकाएं युग्मक उत्पन्न करती हैं? अर्धसूत्री विभाजन। ए बी पे टिक लगा दो, अर्धसूत्री विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। मनुष्यों में शुक्राणु जनन कहाँ होता है? वृषण में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 32 है हमारा। मनुष्य में मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? डिंब कहा जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 33 है।
अंड जनन के दौरान अंडाशय से द्वितीयक अंडकोश कब निकलता है? अंड जनन के दौरान अंडाशय से द्वितीयक अंडकोश कब निकलता है यार? जन्म से पहले, यौवन पर या निषेचन के बाद? सी पे आप टिक लगा दो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, शुक्राणु कोशिका का अंडाणु कोशिका के साथ संलयन को कहा जाता है युग्मनज नहीं फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु कोशिका का अंडाणु कोशिका के साथ संलयन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अभी इनके मिलने से युग्मनज भी बनेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, महिलाओं में अंडजनन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में अंडाशय में होता है। ठीक है। महिलाओं में अंडजनन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। कहाँ पर अंडाशय? सी पे टिक लगा दो आप। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, शुक्राणु जनन के दौरान एक शुक्राणु मृत कोशिका से कितनी कार्यात्मक शुक्राणु कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं? मैंने बता दिया कितनी, सी पे टिक लगा दो 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस लिंग में युग्मक ओवा या शुक्राणु यानी कि अंडाणु या शुक्राणु वयस्कता के दौरान लगातार उत्पन्न होते रहते हैं? तो यहाँ पर बी पे टिक लगा दो, पुरुषों में। ठीक है। लगातार हर एक उम्र में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मनुष्य में निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है। बी पे आप टिक लगा दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है और उसके केंद्रक आपस में जुड़ते हैं तो कौन सी संरचना बनती है? शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है और उनके केंद्रक आपस में मिलते हैं तो वो होती है युग्मनज। ए पे आप टिक लगा दो। बहुत सोच समझ के आंसर बताना है आपको, बहुत सोच समझ के। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निषेचन के दौरान अतिरिक्त शुक्राणुओं को अंडे में प्रवेश करने से कौन रोकता है? अतिरिक्त शुक्राणुओं को अंडे में प्रवेश करने से कौन रोकता है? बी पे आप टिक लगा दें, जोना पेलुसिडा। यार इसका भी अहम रोल है, देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन में इसका भी अहम रोल है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, निषेचन के दौरान अंडे और शुक्राणु केंद्रक का संलयन बनता है, वो बनता है युग्मनज। ये सबको पता है, क्या बनता है? युग्मनज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोना पेलुसिडा की विशेषता है? कौन सा जो यानी कि जोना पेलुसिडा की विशेषता है? बी पे टिक लगाएं, यह अंडे की कोशिकाओं के चारों ओर एक झिल्ली होती है। अंडे की कोशिकाओं के चारों ओर क्या होती है? झिल्ली होती है, धम धम धूम धमाधम धम होती रहती है भैया। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, निषेचन में एक ही अंडे में एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को क्या कहा जाता है? पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, विदलन के दौरान क्रेमिक कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? मोरूला। और ये क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ है, बस थोड़ा सा ना क्वेश्चन को घुमा दिया। ठीक है। विदलन के दौरान क्रेमिक कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? मोरूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। कौन सी जर्म परत तंत्रिका तंत्र त्वचा और बालों को जन्म देती है? बाह्य त्वचा स्तर। ए पे टिक लगा दो, मीसोडर्म, एंडोडर्म, एक्सोडर्म का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 एक बार देख लेते हैं। प्रत्यारोपण की प्रक्रिया होती है, प्रत्यारोपण की प्रक्रिया होती है गर्भाशय में होती है। प्रतिरोपण की प्रक्रिया हमेशा कहाँ होती है? गर्भाशय में होती है। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रारंभिक विकास के दौरान ब्लास्टोसिस्ट गुजरता है। प्रारंभिक विकास के दौरान ब्लास्टोसिस्ट कहाँ से गुजरता है? विदलन से, गैस्ट्रुलेशन से, प्रत्यारोपण से, विभेदन से। इसका राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, गैस्ट्रुलेशन से। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, निम्नलिखित में से कौन मोरूला चरण की विशेषता है? कोशिका की ठोस गेंद। ये क्वेश्चन मोरूला संबंधित मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, और 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म है एग्जाम पेपर में फंसेंगे। ये लेक्चर पढ़ लो, कहीं बाहर से कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछेगा। ठीक है। तो कोशिकाओं की ठोस गेंद। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है, वही जर्म कोशिकाएं बनती हैं, जर्म परतों वाला भ्रूण। ठीक है। जर्म परतों वाला भ्रूण। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, भ्रूण के विकास के किस चरण में विदलन होती है? भ्रूण के विकास के किस चरण में विदलन होती है? यार भ्रूण के विकास के किस चरण में विदलन होती है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप बताओगे, जल्दी फास्टली कमेंट कर दो। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ,
मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है, विदलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है कोशिका विशिष्टीकरण, कोशिका विभाजन, सेल माइग्रेशन, कोशिका बढ़ाव, बी पे आप टिक लगाओ, कोशिका विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्तनधारियों में विदलन है होलोब्लास्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों छोड़ लें जिनमें लगे कि ये पेपर में 100% फंसेंगे। तो स्तनधारियों में विदलन है होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, होलोब्लास्टिक विदलन में पूरा अंड होता है समान आकार की कोशिकाओं में विभाजित, ए पे टिक लगा दो। यानी कि होलोब्लास्टिक विदलन में पूरा अंड होता है समान आकार की कोशिकाओं में विभाजित। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लूँगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 है, पक्षियों और सरीसृपों में देखी जाने वाली विदलन का प्रकार है। पक्षियों और सरीसृपों में देखी जाने वाली विदलन का प्रकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीरोब्लास्टिक, बी नंबर लगा दो, मीरोब्लास्टिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, कीट में विदलन है होलोब्लास्टिक, कीट में जो विदलन होता है वो होलोब्लास्टिक होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, ब्लास्टुला का निर्माण भ्रूण के विकास के किस चरण में होता है। विदलन में, क्योंकि विदलन संबंधी क्वेश्चन है तो विदलन आ गया, विदलन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पक्का। तो ब्लास्टुला का निर्माण भ्रूण के विकास के किस चरण में होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, आप उठा के देख लेना, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट के, समझ गए। यूनिट 4 के बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन यूनिट 5 के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ब्लास्टुला का निर्माण भ्रूण के विकास के किस चरण में होता है, विदलन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, गैस्ट्रुलेशन में एक्टोडर्म किस ऊतक को जन्म देता है। गैस्ट्रुलेशन में एक्टोडर्म किस ऊतक को जन्म देता है, तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को जन्म देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेट मैप क्या है, फेट मैप क्या है, अरे बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसका ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा है। वयस्क जीव में विभिन्न ऊतकों का स्थान दर्शाने वाला मैप, ठीक है। वयस्क जीव में विभिन्न ऊतकों का स्थान दर्शाने वाला मैप। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, न्यूरल ट्यूब किस जर्म परत से उत्पन्न होती है। बाह्य त्वचा स्तर से, ठीक है। न्यूरल ट्यूब किस जर्म परत से उत्पन्न होती है, बाह्य त्वचा स्तर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में आवश्यक है वही बुनियादी शरीर एक्सिस की स्थापना करना, बुनियादी शरीर एक्सिस की स्थापना करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ो, कोशिका बी निर्देश में नोच सिग्नलिंग पथवे का क्या महत्व है। यानी कि बी निर्देश में नोच सिग्नलिंग पथवे का क्या महत्व है, क्या महत्व है। एक कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, यह एपोप्टोसिस में सम्मिलित है, यह कोशिका फेट को प्रभावित करता है, ये ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण को नियंत्रित करता है, सी पे आप टिक लगा दें, ये कोशिका फेट को प्रभावित करता है, ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखो, कौन सी सेलुलर प्रक्रिया मोर्फोजेनेसिस का केंद्र है। कौन सी सेलुलर प्रक्रिया मोर्फोजेनेसिस का केंद्र है, सी पे आप टिक लगा दें, कोशिका असंजनन, कोशिका आसंजन। कौन सी सेलुलर प्रक्रिया मोर्फोजेनेसिस का केंद्र है, कोशिका आसंजन, ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। मोर्फोजेनेसिस के दौरान कोशिकाओं की गति और पुनर्व्यवस्था को कहा जाता है सेल माइग्रेशन, डी पे आप टिक लगा दें। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 64, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोर्फोजेन का उदाहरण है, बी पे आप टिक लगाए, फाइब्रो, इनके फाइब्रो ब्लास्ट वृद्धि कारक, FGF, फाइब्रो ब्लास्ट वृद्धि कारक। तो इस लेक्चर में कुल यूनिट 5 के हमने 64 क्वेश्चन लिए हैं और ये 64 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम पेपर देने वाले हो, हर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।